अच्छा, लास्ट जो सेशन था उसमें हमने पढ़े थे लॉस ऑफ रिटर्न, और साथ साथ हमने पढ़ा था कि इन रिटर्न का ताल्लुक होता है कॉस्ट से, तो हमने पढ़ा था लॉस ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब रिटर्न में हमने ये पढ़ा था कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तो आपकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट हो जाएगी डिमिनिश, कम हो जाएगी, और इसको हमने न्यूमेरिकली एक चार्ट से भी वेरीफाई किया था। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक वक्त आएगा कि आपका मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा, बढ़ तो रहा होगा लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा, तो आपकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और फिर हमने फाइनली एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमने ज़ोर ज़बरदस्ती मज़ीद की तो और ज़्यादा लेबर लगाए तो अब हमारा रिटर्न बढ़ने के बजाय उल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, डिमिनिश या कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर हमारे खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने न्यूमेरिकली शेड्यूल के थ्रू देख लिया था। अब मैं अगर इसकी बात करूँ ना कि ये जो है लॉज ऑफ रिटर्न, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, इसमें हमने क्या किया था, हमने लेबर को इंक्रीज या डिक्रीज किया था, यानी कि इनके नंबर्स चेंज किए थे। और मैंने आपको शुरू में डिस्कशन में बताया था कि लेबर का जो फैक्टर था वो क्या था, वेरिएबल था, और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि या वो ज़्यादा किया जा सके या वो कम किया जा सके, तो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। तो बेसिकली हमने रिटर्न लेने के लिए क्या किया था कि इस लेबर के फैक्टर को, वेरिएबल फैक्टर को डिफरेंट रेशो में ट्राई किया था, ताकि हम देख सकें कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है। रेशियो मीन्स प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स के लेबर एक है तो कितना प्रोड्यूस हुआ, लेबर दो है तो कितना प्रोड्यूस हुआ, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शन। और फिर उस रेशियो या प्रोपोर्शन से लेबर के हमें कौन सा कितना प्रोडक्ट या रिटर्न हासिल हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि इन तीनों को, तीनों लॉज ऑफ रिटर्न, दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक नया लॉ बनता है, वन वर्ड जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मीन्स, वेरिएबल प्रोपोर्शन मीन्स कि वेरिएबल फैक्टर जो था लेबर, उसको हमने डिफरेंट प्रोपोर्शन में ट्राई किया इन ऑर्डर टू गेट अवर रिटर्न या प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कहीं इंक्रीज हो रहा था, कहीं डिक्रीज हो रहा था, कहीं कांस्टेंट था, लेकिन वो सब हो किस वजह से रहा था, वो इस लेबर के प्रोपोर्शंस को चेंज करने की वजह से हो रहा था। लेबर बढ़ाया, लेबर कम हुआ, तो हमारे पास आ गया एक कंबाइंड इफेक्ट में जिसे कहा गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको थोड़ा ग्राफ से और समरी से ज़रा देख लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन वन और मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, more and more units of variable factors, variable factors means that is हमारे पास variable factor है labor, are applied, कहाँ पे applied, holding the quantities of fixed factor of production constant, यानी कि लेबर जो है वो कहाँ पे अप्लाई किया गया, लैंड पे अप्लाई किया गया, और लैंड की जो क्वांटिटी है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दैट इज फिक्स्ड। तो अब प्रोडक्ट्स की जो सिचुएशन होगी वो ये होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट
एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट वुड कंटिन्यू टू इंक्रीज। पहले हमारा जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आफ्टर विच ये तीनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे एंड फाइनली बिकम्स नेगेटिव। वही रेशियो आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पहले हमारा रिटर्न जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर एक वक्त आएगा कि वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज का मतलब ही क्या है, वो नेगेटिविटी में जा रहा है। ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को थोड़ा सा ग्राफ से और शेड्यूल से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम ये भी है, दैट इज रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो अगर रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट कहा जाए तो आप घबराने वाली बात नहीं है, आप लिखेंगे वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसको जरा शेड्यूल देखें। शेड्यूल क्या कह रहा है कि ये नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ दैट इज लेबर्स आ गए। जब एक लेबर था तो टोटल प्रोडक्ट बनाए उसने 2, ठीक है। पहले इस वाले कॉलम को देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट को। दूसरा लेबर आया तो दोनों ने मिल के 6 बनाए। तीसरा आया तो तीनों ने मिल के 12 बनाए। चौथा आया तो चारों ने मिलके 16, फिर 5 ने मिलके 18, 6 ने भी मिलके 18, और यहाँ पे आ गए आपके 16। अब देखें यहाँ पे 7 पे आके 16 हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पे आपका अंदाजा हो रहा है कि आपका रिटर्न क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग पे जा रहा है। अब हम आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल मीन्स बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेक्स्ट लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना मिला। तो पहले ने तो 1 बनाया, 2 बनाया तो वो 2 ही रहा, 2 ने मिलके 6 बनाया और पहले ने 1 बनाया था, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, 4, दैट इज 6 माइनस 2। एक्स्ट्रा कितना आया, 4 आया। फिर 3 ने 12 बनाए थे, 2 ने 6 बनाए थे, तो तीसरे के आने से एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 6 यूनिट्स। फिर 4 ने मिलकर 16 बनाए और 3 ने 12 बनाए थे, तो चौथे के आने से एक्स्ट्रा बन गए 4। फिर इसके आने से एक्स्ट्रा बन गए 2, और इनमें 6 लेबर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करा, तो यानी कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला मालिक को। तो जब 7th आया तो ऑलरेडी जो आपका लैंड था वो फिक्स कैपेसिटी था, और उसमें पहले से लेबर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, बल्कि आपका खर्चा बढ़ गया और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। फिर आते हैं जनाब हम एवरेज प्रोडक्ट में। एवरेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैथमेटिक्स में होगा कि हम कहते हैं भाई चलो 2 ने तो मिलके 6 बनाए, लेकिन उन दोनों में से ऑन एन एवरेज एक ने कितना बनाया। तो हम कहते हैं यार हमने क्या करा, एवरेज प्रोडक्ट के लिए हमने कर लिया टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स, दैट इज हमने किया टोटल प्रोडक्ट 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स 2, तो ये आ गया 3। यानी कि एक ने फी लेबर, एक ने 3 यूनिट्स बनाए। इसी तरह यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 3 कर दिया हमने, तो 3 ने मिलके 12 बनाए, तो ऑन एन एवरेज एक ने 4 बनाया। अब जरूरी नहीं है एक ने 4 ही बनाया हो सकता है एक ने 3 बनाया हो, एक ने 5 बनाए हो, और बाकी ने दूसरे ने 4 बनाए हो, तो ऑन एन एवरेज 4 आ गई। तो इस तरह एवरेज प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, इस तरह टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। अब इस टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को ग्राफ की फॉर्म में दिया गया। जरा ग्राफ को गौर से देखें। यहाँ पे वर्कर्स दैट इज हमने नंबर ऑफ लेबर्स रखे, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सारे रख दिए, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट।
इन तीनों का ग्राफ हमने एक ही एक्सिस पर ड्रॉ किया। ये हमारे पास आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट, ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट, और ये हमारे पास आ गया टोटल प्रोडक्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक दफ़ा इस शेड्यूल को देखते हुए खुद से ये ग्राफ ज़रा ड्रॉ कर लेना है, ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए, एक दफ़ा आपके हाथ से निकल जाए। मार्जिनल प्रोडक्ट को आप जब ड्रॉ करेंगे तो याद रखें इसको, इसके पॉइंट्स को स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा, जबकि एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के ग्राफ जो होंगे वो फ्री हैंड ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है जी। अब इस रिलेशन को, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। वो 3 स्टेजेस क्या हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं, और उसको थ्रू शेड्यूल और ग्राफ हम वेरीफाई करते जाएंगे कि हाँ, कि ये जो प्रोडक्शन का पैटर्न है इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कांस्टेंट का, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ऊपर वाला जो शेड्यूल है और जो ग्राफ है उसकी एक्सप्लेनेशन स्टेजेस के थ्रू। स्टेज 1 क्या कहता है, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज तो होगा, बट एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये चीज याद करने वाली, देखने वाली, कि जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा तो आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा होगा, बट एट एन इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट मीन्स कि प्रीवियस से डबल या ज्यादा। ज्यादा से क्या मतलब है कि अगर आपका एक लेबर 20% इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वाला 20 से ज्यादा कर रहा होगा, दैट इज 30 या 40 कर रहा होगा, दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग रेट। इट इज शोन in the schedule up till 3rd unit of labor। शेड्यूल में आ जाए, ये कह रहा है अप टिल 3rd यूनिट ऑफ लेबर। इसमें आपका देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तो आपका टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। 2 से 6, 6 से 12, ये ऑलमोस्ट डबल रेट हो गया, तो ये इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। सही है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, एमपी कर्व की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व मींस, अब हम चले जाएंगे किसमें, ग्राफ में। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप आपको पता होना चाहिए, दैट इज मूविंग अपवर्ड्स, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व पॉजिटिव स्लोप होगा, एंड टोटल प्रोडक्ट कर्व, कर्व की बात हो रही है, हैज राइजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स वाई एक्सिस। यहाँ पे देख लेते हैं, 3rd यूनिट तक, 3rd यूनिट तक मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, इट इज पॉजिटिव स्लोप, ये मूविंग अपवर्ड्स, और टोटल प्रोडक्ट का राइजिंग टेंडेंसी है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ ही रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये ज़रा स्टीपर हो रहा है, दैट इज इट इज शोइंग इंक्रीजिंग रेट। यहाँ तक तो ये डिस्कशन हो गई। आगे क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड एवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट अ स्लोअर रेट। एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्लोली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ स्लो रेट एज कंपेयर टू द टोटल प्रोडक्ट, जबकि टोटल प्रोडक्ट में क्या था, इंक्रीजिंग रेट था।
The marginal product curve moves above the AP curve. Both have positive slopes. Marginal प्रोडक्ट का कर्व, ये एपी का कर्व इससे अबव है, लेकिन यहाँ पे भी ये इसी तरह मूविंग अपवर्ड है, तो दोनों का यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। ये हमारा हो गया डिस्कशन स्टेज 1 का। अब आते हैं हम स्टेज 2 पे, क्या कहते हैं। स्टेज 2 में ये कहा जा रहा है कि द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस टिल इट ड्रॉप्स टू जीरो। मार्जिनल प्रोडक्ट एक वक्त आएगा कि आपका जीरो हो जाएगा, वेयर टीपी इज एट मैक्सिमम। ये याद रखिएगा, जिस तरह हमारी यूटिलिटी थी कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट जब जीरो होगा तो साइमल्टेनियसली टोटल प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम। और ये शो हो रहा है कहाँ पे, हमारे 6th यूनिट ऑफ वर्कर पे। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेज 2 में ये बात कर रहा है 6th यूनिट ऑफ वर्कर पे, कि जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है और टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम है। आगे क्या कह रहा है, एट 4th यूनिट ऑफ वर्कर। 4th यूनिट ऑफ वर्कर पे क्या है, MP इज इक्वल्स टू AP। अब देखें यहाँ पे बात आ गई, दोनों बराबर हैं, तो आपको ये फौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर ग्राफिकली देखेंगे तो इन दोनों का ग्राफ, मार्जिनल प्रोडक्ट का और AP का ग्राफ विल हैव वन कॉमन पॉइंट, दैट इज ये दोनों उस पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, किस पे, एट द 4th यूनिट ऑफ वर्कर पे। आगे यही कह रहा है, एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम एज वेल वेयर MP कर्व इंटरसेक्ट्स द AP कर्व एट द 4th यूनिट ऑफ वर्कर। इसको ग्राफिकली और न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। स्टेज 2 में ये इसकी बात हो रही है। 4th में जब मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट, जहाँ यहाँ पे होगा तो यहाँ पे देखें 4th यूनिट पे दिस इज द कॉमन पॉइंट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और 6th यूनिट पे आके आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो हो गया और एवरेज प्रोडक्ट इसके अबव है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये ग्राफिकली भी हम इस पैटर्न को जरा एनालाइज करते जा रहे हैं। नाउ द लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज नंबर 3। एक वक्त आएगा कि अगर आप मजीद लेबर्स एम्प्लॉय करते जाएंगे तो अब आपका एडिशनल रिटर्न, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब नेगेटिव होगा तो आपका कर्व क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के बिलो फॉल करना शुरू हो जाएगा। MP कर्व विल फॉल बिलो एक्स एक्सिस। और इसी तरह जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है, तो जब एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं है तो आपका टोटल प्रोडक्ट भी यानी कि क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो इस वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा होगा, डिक्लाइन हो रहा होगा उसके मैक्सिमम पॉइंट से। अब उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, जब डिक्लाइन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मीन्स टोटल प्रोडक्ट का जो कर्व होगा वो मूविंग डाउनवर्ड्स हो जाएगा। इसको हम जरा शेड्यूल और ग्राफ से देखते हैं। यहाँ पे हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव, जो कि हमें ये दिख रहा है एट 7th लेबर। 7th लेबर पे यहाँ पे इधर ये जो है हिस्सा, इतना हिस्सा, दिस इज शोइंग द नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव जब हो रहा है, जरा यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे जब नेगेटिव हो रहा है
इधर नेगेटिव पे हमारा टोटल प्रोडक्ट नीचे गिरना शुरू हो गया, टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन की तरफ आ गया, और जब डिक्लाइन होगा तो यहाँ तक इसका स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ पे आके इसका स्लोप नेगेटिव हो गया। और प्रोडक्शन का पैटर्न देखें, यहाँ तक जब तक पॉजिटिव स्लोप था तो हमारा रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न था। फिर एक वक्त आया रिटर्न हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और फिर जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ तो हमारा रिटर्न, टोटल रिटर्न क्या होना शुरू हो गया, डिमिनिश होना शुरू हो गया। दिस इज द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट व्हेन वी एम्प्लॉय द लेबर्स। तो ये था वेरिएबल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, या in other words that is relation between total product, average product and marginal product। और थ्रू स्टेजेस हमने इसको कि जब भाई प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या बिहेवियर होगा, उनके ग्राफ की क्या टेंडेंसी होगी, फिर जब जीरो होंगे तो क्या इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो देख लिया। और जब नेगेटिव हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट तो क्या सिचुएशन होगी टोटल प्रोडक्ट की और उनके ग्राफ की, वो भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली। अच्छा, ये जो डिस्कशन है इट इज़ वेरी मच ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज टाइप, क्योंकि एमसीक्यूज में तो आपको एक चीज़ दे देंगे कि भाई मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस तो टीपी इंक्रीजेस एट डैश रेट, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, कांस्टेंट रेट। अब अगर ये समझा हुआ होगा, ग्राफ आपके जहन में होगा, तो फिर आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। एक और तरीका होता है इस तरह, इसका हो सकता है कि ग्राफ दे दें, तो इस तरह स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 ना लिखा हुआ हो, इस तरह ग्राफ दे दें और बोल देंगे एनालाइज द ग्राफ एंड शो द डिटेल बिहेवियर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, तो आपको स्टेजेस लिखने पड़ेंगे। या आपको शेड्यूल दे दें और बोलेंगे इस शेड्यूल को ग्राफ में पुट करें और ग्राफ को एक्सप्लेन करें। तो इन ऑल सेंस आपको ये सारा पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही जहन में होना चाहिए, तब जाके आपका एक अच्छा जवाब बनेगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी।